अभी कृपया करके सभी अपने माइक को ऑफ कर दें और क्लास के अंत में हम जो भी आपकी समस्या होगी उसके ऊपर बात कर लेंगे, या और भी कोई शंका समाधान होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो एक बार है, अभी कृपया करके सभी अपने जो स्पीकर है उसको म्यूट करें। अभी तक हमने ये एक भी प्रेमाराम बार बार आ रहा है, तो प्लीज एक बार बंद करें। अभी तक हमने रीड जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक थे उसके अंदर हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में बात कर ली, और उसके बाद में समय निर्धारण से संबंधित जो बिंदु था उसके ऊपर भी जिक्र किया था। और नेक्स्ट उसमें पृथ्वी की गतियां, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और ताप कटिबंध, यहां तक बात कर चुके हैं। प्रेमाराम प्लीज अपना वो बंद करें स्पीकर को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना हम जो आज करेंगे वो वायु दाब से संबंधित है। आपके टॉपिक इस प्रकार से लगता है, वायु दाब व पवन पेटियां। हम पहले वायु दाब के बाद में जिक्र करेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पवन से संबंधित बात करेंगे। अब ये दोनों ही बिंदु जो वायु दाब और पवन से संबंधित आपके टॉपिक दे रखा है, निश्चित रूप से ये सेकंड ईयर में भी है और रीट में भी है और अन्य कंपटीशन में भी लगभग ये टॉपिक होता ही होता है। और जहां पर ये टॉपिक है वहां पर निश्चित रूप से प्रश्न आता है, और ये टॉपिक बहुत ही आसान है। एक बार यदि समझ में आ जाता है तो और सीधा अगर रटते हैं तो वहां पे वो थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर प्रश्न पूछ लेता है तो उत्तर गलत हो जाता है। अब इससे संबंधित है कैसे कैसे प्रश्न हमारे सामने वहां पर पूछे जा सकते हैं। सामान्य से हम बात करेंगे कि वायु दाब किसे कहते हैं, वायु दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है, वायु दाब की खोज किसके द्वारा की गई, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद में वायु दाब पेटियां और वायु दाब पेटियों के विस्थापन से, वायु दाब पेटियों के विस्थापन या स्थानांतरण से उत्पन्न जलवायु प्रदेश, ये 3 4 5 प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित हमारे सामने पेपर के अंदर हो सकते हैं इस टॉपिक में से। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु दाब किसे कहते हैं। ये जो हमारा सागर तल के ऊपर मापन किया जाता है, आप यूं कह सकते हो सी लेवल के ऊपर प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर ये जो एक एरिया है, और वायु के द्वारा डाला जाने वाला जो भार है उसी को वायु दाब कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर बात करो तो वायु का जो दबाव पड़ रहा है उसी को हमें वायु दाब कहते हैं। परिभाषा हमसे वहां पर कोई नहीं पूछेगा कि वायु दाब किसको कहते हैं, लेकिन जब टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो हमें नाम से स्पष्ट है, रटना कोई बात नहीं। किसके द्वारा, वायु के द्वारा। क्या डाला जा रहा है, दबाव इस प्रति इकाई क्षेत्र। वायु दाब की खोज किसके द्वारा की गई थी, ब्यूरिक, ये शब्द याद रखना है। वायु दाब की खोज किसके द्वारा की गई थी, ब्यूरिक के द्वारा। अब
इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, वायु दाब का मापन, खोज आपने लिख दिया यूरिक वायु दाब का वायु दाब माप इसके द्वारा किया जाता है बैरोमीटर, या यूं कह सकते हो वायु दाब मापी यंत्र। वायु के दाब को मापने वाला जो यंत्र है उसी को बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर कह दीजिए या आप इसको वायु दाब माप। ये शब्द तो नहीं होगा पेपर के अंदर, क्योंकि ये तो नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि वायु दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है। अगर वो देता है कि वायु दाब मापी तो नाम से स्पष्ट है, लेकिन ये शब्द आता है बार बार पेपर के अंदर कि वायु दाब का मापन किया जाता है किसके द्वारा, बैरोमीटर। बैरोमीटर के ऊपर जो पाठ्यांक की अगर बात करते हो तो ये 1000 सी लेवल के ऊपर, समुद्र तल के ऊपर ये कितना होता है, सागर तल के ऊपर बात की गई है। औसतन जो है 1013.25 MB का मतलब हो गया मिलीबार। और इसको अगर पारे के ऊपर देखते हो तो ये होता है 76 सेंटीमीटर। इंच के अंदर अगर बात करें पारे पे 29.92 इंच। पेपर के अंदर खास तौर से ये दो पूछे जाते हैं। सीधा सा ही प्रश्न आता है, सागर तल के ऊपर औसतन वायु दाब यानी वायु के द्वारा जो दाब डाला जा रहा है वो कितना है, तो हमारा उत्तर होता है 1013.25 दिया हो सकता है, या राउंड फिगर के अंदर सीधा है वो आपके सामने 1013 मिलीबार ये लिख सकते, या 76 सेंटीमीटर ये भी दिया हो सकता। इंच के अंदर अगर बात करते हो तो 29.92, ये लास्ट वाला अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तो ये दो कथन तो आपको याद रखने हैं। अब तीसरा जो इससे संबंधित हम बात करेंगे कि भी वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंदर सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पे तापमान। तापमान और वायु दाब में उल्टा संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध है? तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध। विपरीत संबंध का मतलब है कि तापमान यदि बढ़ेगा, जिस क्षेत्र के अंदर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब कम होगा, क्योंकि अधिक तापमान के कारण वायु गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होती है और वो क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ जाएगी तो उस एरिया के अंदर वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि तापमान और वायु दाब में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। यानी तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा। जैसे आप देखते हो कि ग्रीष्म काल के अंदर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत की ओर अग्रसर होता है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि राजस्थान वाला जो ये एरिया है या उत्तर पश्चिमी भारत है, ये लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है, यानी निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब मई जून के अंदर अत्यधिक गर्म होने के कारण इस क्षेत्र की हवा, वो जो गर्म थी वो हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ गई तो यहाँ पे हवा का ये जगह खाली हो गई, रिक्त हो गई, इसलिए ये लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया। जबकि सागर वाला है वहां पर इसकी तुलना में हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, और हवा हमेशा ही उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवाहित। तो तापमान का प्रश्न अगर वहां पे अगर वो बात करें कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर हम बात करें तापमान, तो तापमान और वायु दाब में कैसा संबंध है, उल्टो संबंध है। उल्टा संबंध का मतलब हो गया कि भी तापमान ज्यादा होगा
तो वायु दाब कम होगा। दूसरी जो बात करेंगे हम, ऊंचाई। ऊंचाई के अकॉर्डिंग वायु दाब ऊंचाई के अनुसार वायु दाब कम हो, घटे। ये तो हमने छोटी क्लास के अंदर साइंस के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे पर्वतों की हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो जो पेन की जो स्याही होती है वो पेन से बाहर आनी शुरू हो जाती है, या और ज्यादा ऊंचाई के अंदर जाते हैं तो आंखों से या कान से इस प्रकार से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर, जो शरीर के ऊपर वायु के द्वारा जो डाले जाने वाला जो दबाव था वो ऊंचाई के साथ में गए तो वो कम हो गया और शरीर के अंदर का दाब ज्यादा हो गया। अंदर के दाब ज्यादा होने के कारण ही जो हमारे आंखों से या यूं कह सकते हो कान से या नाक से खून बहना शुरू हो सकता है। तो ऊंचाई के साथ में जाएंगे तो वायु दाब में कमी आए, ये ध्यान रखना है। और आप ये कह सकते हो कि भाई 600 फीट या 180 मीटर की ऊंचाई पर अगर यदि हम जाते हैं तो वहां पर 3.4 MB का मतलब मिलीबार, या 1 इंच, इंच के अंदर बात करोगे तो 1 इंच, मिलीबार के अंदर बात करते हैं तो 3.4 मिलीबार वायु दाब है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम बात करेंगे, अगला जो प्रभावित करने वाला है वो है जलवाष्प। जलवाष्प वाष्प जो होती है वो वायु से हल्की होती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर चली जाती है, जिसका मतलब जलवाष्प की जितनी मात्रा अधिक होगी वहां पर वायु दाब कम होगा। आपने देखा होगा कि अगर हम किसी बर्तन के अंदर गैस चूल्हे के ऊपर या चूल्हे के ऊपर पानी रखते हैं और उससे जो भाप बनती है वो भाप बन करके ऊपर चली जाती है, तो इसी प्रकार से जो जलवाष्प होती है वो आसपास की जो वायु होती है उससे हल्की होती है और हल्की होने के कारण ऊपर चली जाएगी। तो जलवाष्प अधिक, इसका मतलब वायु दाब कम। नेक्स्ट चौथी जो हम बात करेंगे, पृथ्वी का घूर्णन। प्लीज बंद करें भाई अपना माइक को। पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन की कल हमने बात की थी कि पृथ्वी इस प्रकार से जब घूमती है तो उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, उस बल को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। और उस कोरियोलिस बल के कारण महासागरीय धाराएं और पवने या कोई भी गतिशील वस्तु उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो पृथ्वी का घूर्णन वायु दाब पेटियों के निर्माण में किस प्रकार से सहायक होगा, जब अब हम आगे भाई बार बार बीच बीच में कुछ जो है वो स्पीकर अपना ऑन कर रहे हैं या वीडियो ऑन कर रहे हैं वो बंद रखें। तो पृथ्वी का घूर्णन किस प्रकार से वायुदाब पेटियों के निर्माण में सहायक होगा, वो अभी हम वायुदाब पेटियों का जब जिक्र करेंगे तो बात करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब एक प्रश्न बार बार और पेपर के अंदर वायुदाब पेटियों से पहले मैं बात करूंगा कि ये प्रश्न कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। बढ़ता हुआ वायुदाब, बढ़ता हुआ वायुदाब किसका सूचक है? घटता हुआ वायुदाब किसका सूचक है? और तेजी से घटता हुआ या गिरता हुआ, तेजी से घटता हुआ वायुदाब सूचक है। यानी किसकी सूचक का मतलब किसकी सूचना देगा?
ये तीनों प्रश्न ही पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। अब ये याद रखना, ऊपर वाला अपने आप ही आता है। अब बात तो सुनी होगी आपने घरों के अंदर भी, जिक्र करते टाइम में कभी जब हवा बिल्कुल बंद होती है, यानी पेड़ का पत्ता ही नहीं हिल रहा होता है, उस समय ग्रामीण पृष्ठभूमि से अधिकांश विद्यार्थी जुड़े होंगे। हमारी जो माँ कहें, दादी कहें, वो जो भी उनको सामान कुछ ऐसा लगता है कि अंदर रखने वाला है, आंधी तूफान आने से पहले वो सामान को कुछ समेटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा सामान समूह ठीक रख लो, आंधी उंधी आओ। बिल्कुल ही गुम हो रखा है, यानी हवा बिल्कुल ही नहीं चल रखी। अब उनको वायुदाब का नहीं पता कि इस प्रकार से वायुदाब गिरा हुआ है, उसके कारण ये संभावना बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने कुछ जो अनुभव किए हैं कुछ वर्षों से, उन्होंने ये देखा था कि जब हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, यानी हवा बिल्कुल ही नहीं चलती है, उसके बाद में ये कंडीशन बनती है कि तेज आंधी या तूफान आते हैं, यानी तेज आंधी आएगी या उसके साथ में कुछ बारिश वगैरह भी हो सकती है, यानी आंधी और तूफान आने की संभावना होती है। इसलिए वह सामान समूह में सामट के अंदर रखना शुरू करते हैं। क्यों? उनको वायुदाब का नहीं पता है, लेकिन उनको यह पता है कि अगर हवा बिल्कुल बंद हो रखी है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ घटना घटित होगी। तो आप ये कहोगे कि तेजी से घटता हुआ या गिरता हुआ वायुदाब किसका सूचक है? आंधी या तूफान? आंधी कह दीजिए, आंधी व तूफान का सूचक। क्यों? क्योंकि हवा हमेशा, पवन क्यों चलती है? वायुदाब में अंतर के कारण चलती है, वायुदाब में अंतर के कारण चलती है। यानी यहां पर हाई प्रेशर है और दूसरी जगह पे लो प्रेशर है, और पवन हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। और जब हवा बिल्कुल कहीं पे बंद हो रखी है, इसका मतलब वहां पर अत्यंत निम्न दाब का केंद्र बन गया। ये गैप जितना ज्यादा होगा, पवन की स्पीड उतनी ही अधिक होती है। तो जहां पर तेजी से वायुदाब गिर गया, इसका मतलब न्यून वायुदाब का वो क्षेत्र बन गया, तो चारों ओर से हवाएं तेजी से आने की उस क्षेत्र के अंदर संभावना होती है, यानी किसी ओर से हवा उस जगह को आकर के पूर्ति करने का प्रयास करती है। तो तेजी से घटता हुआ या गिरता हुआ वायुदाब सूचक है आंधी व तूफान। घटता हुआ वायुदाब सूचक होगा, यानी धीरे धीरे अगर घट रहा है, इसका मतलब मौसम तो शांत तो नहीं होगा, तो अशांत व अस्थिर मौसम, अशांत व अस्थिर मौसम। और बढ़ता हुआ वायुदाब, इसका मतलब वायुदाब हमारा बढ़ रहा है, हवा पहले से ही चल रही है। जिस दिन हवा पहले से ठीक ठाक चल रही है, उस दिन आंधी आने की संभावना नहीं होती है। ये आप प्रैक्टिकल तौर पे देख लेना, क्योंकि उस समय वायुदाब के अंदर यहाँ हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो सेंटर है, उसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, ज्यादा गैप नहीं होता, तो पवन अपने स्पीड से ही चलती रहती है। तो बढ़ता हुआ जो वायुदाब निरंतर अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मौसम शांत व स्थिर रहने की संभावना है, शांत व स्थिर मौसम। यानी पोथे एक याद रखोगा नहीं, तेजियों गिरना, वायुदाब तेजी से गिर रहा है या घट रहा है। गिरे गो जद किन की अड़ंगों कद गिरे गो जद आंधी तूफान आओ गो जद अड़ंगों गिरे गो, याद रख लियो भाई, आंधी तूफान आएगा, इसका मतलब कुछ न कुछ टूट फूट होगा, घटेगा या गिरेगा। कहीं छात गिर जाएगी, कहीं सामान टूट जाएगा, इसका मतलब पहले था वो घट गया। यानी वायुदाब आपका घट रहा है या गिर रहा है, तो क्या आ रही है? आंधी और तूफान। और आंधी और तूफान आए, ये सारी घटनाएं घटित होंगी। और दूसरा, बढ़ता हुआ वायुदाब सूचक है, इसका मतलब अब शांति है, शांत व स्थिर मौसम। तो ये इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट इस टॉपिक के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, वायुदाब पेटियों की। और वायुदाब पेटियां समझ में आने के बाद में ही हम पवन पेटियों को समझ पाएंगे। धरातल के ऊपर
सामान्यकृत रूप से देखा जाता है, यह नहीं है कि लगातार ये पेटियां नहीं मिलती हैं, लेकिन सामान्यकृत अगर देखा जाए तो ग्लोब के ऊपर या भूमंडल के ऊपर 7 वायुदाब पेटियां बताई। कितनी? ये प्रश्न भी पेपर के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। सामान्य वायुदाब पेटियां कितनी होती हैं? 7। इसमें इन पेटियों के अंदर आपके सामने प्रश्न ये भी होगा, इसमें से तापजन्य कितनी है और दूसरी गतिजन्य कितनी पेटियां? तापजन्य और गतिजन्य क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बीचों बीच में 0 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यानी 5 डिग्री एन नॉर्थ का मतलब उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री एस का मतलब दक्षिणी अक्षांश। इस क्षेत्र के अंदर सूर्य का ताप सीधा, यानी सन की जो लाइट है वो यहां पर सीधी आती है। हमने कहा था कि तापमान और वायु दाब में विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, यानी जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर वायु दाब कम होगा। अब इस भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो एरिया है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो यहां पर वायु दाब, तापमान तो ज्यादा हो गया, तापमान ज्यादा हुआ तो हवा गर्म हुई और हवा गर्म होकर के क्या हो गई? ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो ये क्षेत्र खाली हो गया, इसका मतलब निम्न दाब का क्षेत्र हो गया। और ये क्षेत्र है कौन सा? भूमध्य रेखा वाला है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न दाब केंद्र। भूमध्य रेखीय निम्न दाब केंद्र लिखते हैं, यानी भूमध्य रेखा के दोनों ओर का 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का। यहां पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, इसकी अपने बात करेंगे अभी। डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र, इसके बारे में अभी जिक्र करेंगे। फिर दूसरा आप देख रहे हो कि ये जो ध्रुवों वाला जो क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहां पे तो क्या थी? सूर्य की किरणें सीधी थी। इसका मतलब टेम्परेचर अधिक था, इस क्षेत्र के अंदर टेम्परेचर अधिक था। जलवाष्प भी यहां पे अधिक होती है और जलवाष्प हमने कहा था कि वायु से हल्की होती है और इसलिए ऊपर उठ जाती है, तो तापमान इस भाग के अंदर अधिक पाया जाता है। यहां 80 से 90 डिग्री, 80 डिग्री नॉर्थ लिख दिया मैंने और नीचे 80 डिग्री साउथ, और यहां पे 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब ये ध्रुवों के आसपास वाला क्षेत्र है और ध्रुवों के जो आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी है। सूर्य की किरणें कैसी हैं? तिरछी है। और इस भाग में भी क्या है? तिरछी। सूर्य की किरणें इन दोनों क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हो, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर तिरछी होने के कारण यहां पर तापमान कम है। टेम्परेचर क्या है? एरो मैंने नीचे की तरफ कर दिया, इसका मतलब तापमान कम है। इस एरिया के अंदर भी वही सेम, टेम्परेचर क्या है? कम है। और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा। तो ये उच्च वायुदाब की पेटी होगी, लेकिन क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय है, इसलिए इस प्रकार से लिख दिया जाता है इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों बोला, उच्च वायु दाब पेटी। नीचे भी ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटी।
यानी दोनों गोलार्धों के अंदर एक उत्तरी गोलार्ध में होगी, दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में। अब तापमान जन्य ये 3 पेटियां ही होती हैं। तापजन्य अगर पेटियों की बात करें तो प्रश्न हमारा हो सकता है वायु दाब पेटियां कितनी होती हैं? 7। उसमें से तापजन्य कितनी है? कोई अपन रटने की जरूरत को नहीं, जैसे तापमान को सीधो सीधो प्रभाव है। एक तो 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया और दूसरा ध्रुवों के आसपास वाला। ध्रुवों के आसपास वाले हैं तो इसका मतलब दोनों भाग ही है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र की भी बात कर रहे हो और दक्षिणी ध्रुव वाले की बात कर रहे हो, इसका मतलब 2 तो आपका हो गया ध्रुव वाला, एक हो गया भूमध्य रेखा के आसपास वाला। तो तापजन्य पेटियां कितनी हो गई? तापजन्य पेटियां हमारी हो गई 3। और 3 तापजन्य पेटियों के अंदर कौन सी? भूमध्य रेखा वाली एक तो, और 2 पेटियां आपकी हो गई ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय उच्च वायु दाब हाई प्रेशर, भूमध्य रेखीय लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर वाली 2, क्योंकि उत्तर वाली और दक्षिणी गोलार्ध वाली दोनों। तो तापजन्य पेटियां होंगी 3। अब मैं एक बात और बता देता हूं, कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बीच के अंदर हमने क्यों खाली छोड़ दिया। दूसरा हमने एक शब्द लिखा था तापजन्य के बाद में गतिजन्य। गतिजन्य, गतिजन्य का अर्थ यहां पे पृथ्वी के जो घूर्ण है उसके कारण, यानी पृथ्वी के अंदर जो गति हो रही है उसके कारण वायु दाब पेटियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका जिक्र करेंगे। तो यहां पर 30 से 35 डिग्री दोनों होगा, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ, और इसी प्रकार से 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री साउथ से लेकर के 35 डिग्री साउथ, यानी दक्षिण वाला जो भाग है। यहां पर हमने एक दिन पहले बात की थी, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद में उपोष्ण कटिबंध की बात की थी, शीतोष्ण की बात की थी, शीत की बात की थी, कटिबंध यानी 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र था उसको कटिबंध कहा था। और तापमान के आधार पर हमने उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत इस प्रकार से लिखा था। तो 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण। उपोष्ण यानी उष्ण के जो पास वाला भाग है, उपोष्ण कटिबंध। अब यहां पर क्या है? उच्च दाब के उपोष्ण कटिबंध, उच्च वायु दाब पेटी, यानी ये आपकी हाई प्रेशर की है। मैंने यहाँ पे एचपी इंगित कर दिया था, इसको अगर बीच वाले भूमध्य रेखा वाले के ऊपर हमने एल पे लिख दिया, लो प्रेशर का है। ये दोनों गोलार्धों के अंदर भी उपोष्ण कटिबंध 30 से 35 उत्तर और उपोष्ण कटिबंध 30 से 35 दक्षिण वाला जो भाग है वहां पर भी हो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी। 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों के अंदर उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है, यानी ये भी हाई प्रेशर का है और ये भी हाई प्रेशर। फिर उसके बाद में वापिस 60 से 65 डिग्री वाला जो एरिया है, 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ, और इसी प्रकार से 60 से लेकर के 65 डिग्री साउथ। ध्रुवों के समीप होने के कारण इसका नामकरण करते हैं उपध्रुवीय। क्या करते हैं? उप लगा देंगे, और ध्रुवों के समीप वाला एरिया हो गया तो उपध्रुवीय। ये क्या है? निम्न दाब की पेटी है। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, यानी ये लो प्रेशर का एरिया आ गया, और ये भी लो प्रेशर का है। इसको भी दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने क्या लिख दिया? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि भी इन पेटियों का निर्माण कैसे होता है, गतिजन्य कारण, उसका भी हम जिक्र करेंगे।
लेकिन पहले कईयों के दिमाग के अंदर अभी प्रश्न आ रहा होगा बैठे बैठे कि भाई अभी मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में कमी होती है, और जहां पर तापमान में कमी होगी तो वायु दाब ज्यादा होगा। इसका मतलब पहले तो समझ में आ गया कि भाई उच्च दाब निम्न दाब यहाँ पे लिखा है क्योंकि तापमान ज्यादा था, फिर यहाँ की तुलना में यहाँ पर कम है तो ठीक है, चलो मान लेना कि हाई प्रेशर लिख दियो, लेकिन फिर वापिस तो यहाँ की तुलना में तो और तिरछी पड़ रही है सूर्य की किरणें, जिसका मतलब तापमान तो यहाँ पे उपध्रुवीय वाला जो क्षेत्र है उसमें उपोष्ण कटिबंध की तुलना में और कम प्राप्त हो रहा है। फिर ये हाई प्रेशर होना चाहिए था, लो प्रेशर क्यों आ गया? यानी उच्च दाब का केंद्र होना चाहिए था, निम्न दाब का क्यों आ गया? ये समस्या कईयों के दिमाग में चल रही होगी, जिसका उत्तर अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद में लास्ट वाले में तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि वहां पर तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ी रही है। तो इन दो का उत्तर क्या है कि पवनें हमेशा, मैंने बात की थी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। यहां उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ सामान्यतः ऐसे सीधी चलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा था कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं ओर मुड़ जाती है। यानी आपको ये इस प्रकार से एरो दिख रहा होगा जो मैंने किया, ऐसे चलनी चाहिए सीधी, लेकिन सीधी नहीं चल रही। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये दाईं ओर मुड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेगी? दाईं ओर। इसका मतलब ये पवन ऐसे मुड़े, यहां पर भी इस प्रकार से आ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं ये हाई प्रेशर है, उच्च दाब का केंद्र है, और इस भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की पवनों के लिए हमने कहा था कोरियोलिस बल के कारण वो क्या मुड़ जाती है? बाईं ओर मुड़ जाती है। पवन यानी इस प्रकार से जा रही है तो ये बाईं तरफ हो गया, और ये दाईं तरफ होता है तो बाईं तरफ ये हो गया, जिसका मतलब इस पवन के डायरेक्शन ये हो। ये जब विंड वाला होगा तो उसके अंदर में दोबारा वापस और व्याख्या करेंगे अपने। यहां पर ये व्यापारिक पवने हैं। इन पवनों को क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवन। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी हम इसको क्या लिखेंगे? व्यापारिक पवन। ये व्यापारिक पवने यहां भूमध्य रेखा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से प्रारंभ होकर के पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से प्रारंभ होकर के भूमध्य रेखा की तरफ, यानी दोनों गोलार्धों में, इधर से भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से और दक्षिणी गोलार्ध से भी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवनें किसकी तरफ आ रही है? भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। अब ये पवनें जब यहां पर आएंगी सरफेस के ऊपर इस प्रकार से अगर आ रही हैं, आएंगी तो क्या होगा? इनमें टकराव होगा, यानी एक दूसरों टकराएंगी, भिड़ेंगे, और जब कोई किसी से भिड़ता है तो संभावनाएं होती है ऊपर जाने की। तो यहां ऐसे पवनें टकरा रही हैं, हल्की हैं, एक दूसरे से टकराई, हल्की होने के कारण ये पवनें ऊपर उठ जाती। अब ऊपर ही तो रहेंगी नहीं, दोनों गोलार्धों में यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ इस प्रकार से मूव करती, उत्तर और दक्षिण की तरफ मूव करेंगी तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण 30 से 35 के आसपास नीचे उतर, यानी आप जहां पे बैठे हो उसको आप 0 डिग्री मानना, और आपके दोनों ओर की जो हवाएं हैं वो यहां पर आ रही है, अपने यहां इस प्रकार से टकराती है, टकराएंगे तो अपने सिर के ऊपर उठ जाएंगे। हमारे ऊपर उठने के बाद में दोनों गोलार्धों की तरफ इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण की तरफ मूव करेंगी, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो ध्रुवों तक नहीं जा पाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो क्या होंगी? 30 से 35 के आसपास नीचे उतरेंगे, और 30 से 35 के आसपास यहां पर, यानी ये जो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2-4 बातें मैं यहां से ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा खाली करूं। अब ये जो पवनें इधर से आ रही थी और ये व्यापारिक पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध की थी, ये एक दूसरे से जब टकराती हैं, ऐसे टकराने के कारण ऊपर उठेंगी, टकराने के कारण ऐसे ऊपर उठेगी, और ऊपर उठ के ये कहां तक?
30 और 35 डिग्री के आसपास जाकर के नीचे उठी। यहां इधर भी दक्षिण में भी ये 0 डिग्री से जो ऊपर उठी थी वो 30-35 डिग्री के आसपास जाकर के नीचे। इन अक्षांशों को आपने पढ़ा होगा, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। इनको अस्व अक्षांश कहते हैं। 30 से 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र था उसको क्या कहते हैं? अस्व अक्षांश। वो प्रश्न पेपर में बहुत बारी पूछे से, हद से ज्यादा पूछा गया होगा। अस्व अक्षांश किसे कहते हैं? या अंग्रेजी में भी कई बार दे देता है, अस्व का मतलब हॉर्स। तो हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को। अब 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अस्व अक्षांश क्यों कहते हैं? पेपर के अंदर कहानी कोई कौन पूछेगा अपन, लेकिन मैं बता दूं ताकि याद रह जाए कि आप ये मान के चलो कि पुराने समय के अंदर घोड़ों का व्यापार होता था, और घोड़ों का व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था। तो बीच में ये जैसे यहां से कोई व्यापार शुरू कर, जो घोड़ों के जो व्यापारी थे उन्होंने नाव के अंदर घोड़े डाल दिए। एक ये मान के चलो एक नाव में उसने 50 घोड़े डाले। इस एरिया से, क्योंकि तब तक तो नाव का लेवल ठीक था, पानी में नहीं डूब रही थी। यहां से जब रवाना हुआ, यूं कह सकते हो कि 40-45 डिग्री से वो रवाना हुआ है, इस क्षेत्र की ओर आना है, उसको भूमध्य रेखा की तरफ यहां से ऐसे चल रहा है। जब वो 30-35 के आसपास आया तो नाव डगमगाने लगी, यानी डूबने लगी। अब डूबता व्यक्ति क्या करेगा? घोड़ों को फेंकेगा या खुद समुद्र में कूदेगा? तो मैं सोचो कि भाई आठा तो कोई पुराने समय में अंधविश्वास और ये ज्यादा चलते थे। ये तो था नहीं कि भूगोल का या विज्ञान का इतना ज्ञान नहीं था। तो यहां जब आते थे तो उस जलयान के ऊपर दबाव बढ़ता था और जलयान नीचे पानी में जाना शुरू हो जाता था। तो व्यापारी सोचता भी कोई भूत प्रेत आगे लगे और आपने तुम घोड़ा मांगे खाने पीने खाते। आप कोई किताब में कोई लिखड़ी में मेरे का नहीं बताऊं, कोई कह दे किताब में ही कोई भूत प्रेत आ रही, अब सिर्फ ये बनावटी कहानी है। यानी यहां पर ये तो है कि यहां पे आते थे, तो यहां आते तो अचानक से दबाव बढ़ा तो 50 घोड़ा तबाह। ये सोचो पहले 2 गिरा थोड़ा सो ऊपर आयो, फिर उसने 5, 4, 7, 10 जितनी उनके लेवल जहां तक वो ठीक हो गया वहां तक उस यूं मार किया कि उन्होंने 50 में से 10 घोड़े समुद्र में डाल दिए और 40 के ऊपर लेवल ठीक हो गया। यहां पे जो 10 घोड़े का एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की थी, वो दबाव कहां से आ गया उनको नहीं पता था, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा से जो हवा ऊपर उठी थी वो हवा 30 से 35 के बीच में नीचे उतर रही थी, यानी वहां पर अवतलित हो रही थी। और अवतलन होने के कारण उस एरिया के अंदर वायु का दाब बढ़ रहा था। अब वायु का दाब उस जलयान के अंदर और बढ़ने के कारण वो समुद्र में डूब रहा था। ये उनको ज्ञान नहीं था, नहीं तो जहां से शुरू होते वहां पर उनको ये पता होता कि इस जगह पे जाकर के ये समस्या आएगी तो वो 10 कम डाल लेते हैं, लेकिन पहले नहीं पता था। तो बार बार ये घटनाएं रिपीट होती थी, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अस्व अक्षांश। तो बार बार ये पेपर के अंदर हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अस्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री जो अक्षांश है उसे अस्व अक्षांश कहते हैं। अब इसी प्रकार का एक प्रश्न मैंने यहां पे लिखा है, डोल्ड्रम्स या शांत क्षेत्र किसको कहते हैं? भूमध्य रेखा वाला जो भाग यानी 0 डिग्री के आसपास वो क्षेत्र, 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में हमने कहा था कि ये दोनों ओर से व्यापारिक कोने हैं, उत्तरी गोलार्ध की भी हम, दक्षिणी गोलार्ध की। ये व्यापारिक कोने 0 डिग्री के आसपास आकर के इस प्रकार से टकराएंगी, ऊपर उठती। नीचे का जो सरफेस के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो खाली रहता है, वहां पर हवा नहीं है, शांत है। उस क्षेत्र को कहते हैं डोल्ड्रम्स या शांत क्षेत्र। प्रश्न पूछा जाता है पेपर के अंदर बहुत बार, डोल्ड्रम्स क्षेत्र या शांत क्षेत्र है भूमध्य रेखीय भागों में 0 से 5 डिग्री के बीच में इस प्रकार का क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर डोल्ड्रम्स या शांत क्षेत्र पाया जाता है। अब यहां पर आपसे ये प्रश्न अगर पूछे कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, तो एक चीज तो आप याद रखिए, गतिजन्य प्रभाव का था। गतिजन्य का मतलब हो गया पृथ्वी का घूर्णन, यानी घूमने के कारण तो गति हो रही थी। और दूसरा यहां पे हवा नीचे उतर रही है, और नीचे उतरने वाली जो हवा होती है उसको कहते हैं कि वायु का अवतलन। क्या कहेंगे? वायु का अवतलन। ये 2 शब्द याद रखने हैं, पृथ्वी का घूर्णन और वायु का अवतलन होने के कारण यहां पर क्या है? हाई प्रेशर है।
उच्च दाब, दोनों गोलार्धों के अंदर। इधर भी यही कहानी होगी, सेम वही उत्तर है, पृथ्वी का घूर्णन और वायु का अवरोध। अब इस हाई प्रेशर से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ है सामान्यतः ऐसे पहुंच चलनी चाहिए, लेकिन क्या कहा था, उत्तरी गोलार्ध में यानी दाईं ओर मुड़ जाती है, तो यह पवन इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होती है। इनकी डायरेक्शन कैसी इस प्रकार से होगी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ये पेपर में पूछा जाता है। लेकिन कल हम पवन वाला जो टॉपिक करेंगे, पवन पेटियां, उसके अंदर इनकी व्याख्या करें। तो कई चिंतित ना हो, कई दिमाग में ये चालत होगा, ये तो बताने कौन लग रहा है, व्यापारिक पवना की दिशा किसी है, पछुआ पवना की दिशा किसी होगी, ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पवने ऐसे हैं, तो वो अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, इसका मतलब इस प्रकार से चलते। इन पवनों को क्या कहते हैं, पछुआ पवने, और इधर भी क्या कहेंगे, पछुआ पवने, पछुआ पवने। अब ऊपर आप देख रहे हो, ध्रुवीय क्षेत्र से जो आ रही है उपध्रुवीय की तरफ लो प्रेशर है, इसका मतलब ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो आएगी, ये ध्रुवीय पवने। ये क्या है, ध्रुवीय पवने। दक्षिण वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो पवने आएंगे, इस प्रकार से यह ध्रुवीय पवने। अब क्या होता है कि इधर से तो पछुआ पवने जा रही हैं 30 से 35, और ऊपर से ध्रुवीय पवने आ रही हैं, और ये आकर के कहां पे मिल रही हैं, 60 से 65 डिग्री वाला जो भाग है, वहां पर 60 से 65 डिग्री वाले भाग के ऊपर आकर के मिल रही हैं, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये हवा यहां से क्या हो गई, ऊपर उठ गई। कुछ तो इस प्रकार से इधर आ जाएगी, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की तरफ, और कुछ ध्रुवों की तरफ चली जाएगी। यानी पछुआ पवने और ध्रुवीय पवनों के टकराने के कारण ये पवने ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो इसका मतलब नीचे, पवन जब ऊपर उठ जाएगी तो नीचे क्या हो जाएगा, वायु का दाब तो कम ही होगा, तो इसलिए यहां पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो पृथ्वी का घूर्णन और पवन का ऊपर उठना, या यूं कह सकते हो वायु का फैलाव। इस वजह से यहां पर उपध्रुवीय क्षेत्र के अंदर निम्न वायुदाब पाया जाता है, दोनों गोलार्धों के अंदर। इसके अंदर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी सेम यही रहेगी, और उत्तरी गोलार्ध में भी यही रहेगी। तो इसका मतलब गतिजन्य अगर पेटियों की बात करें तो हमारे सामने हो गई 4। कितनी होगी, 4, और 4 कौन कौन सी होगी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी 2 है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो उपोष्ण एचपी का मतलब हाई प्रेशर की कितनी होगी, 2 पेटियां, और उपध्रुवीय लो प्रेशर की भी 2 पेटी, और टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 4। अब मैंने ये लगे है कि कईया में है पेटियां गोलमाल, फिर भी मैं दोबारा थाने बताने का प्रयास करूं, हर जमा ही गोलमाल हो जाए नहीं। तो एक तो आपसे अगर ये क्रम पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो वायुदाब पेटियों का क्रम होगा, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। तो ये तो आपको पता है कि पहली भूमध्य रेखा होगी, लास्ट में ध्रुव होगा, एम तो कोई रोड़ो को नहीं। और भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र था वो उष्ण कटिबंध का, उष्ण के बाद में नाम उष्ण के जो पास में होगा उसके आगे हमने उप लगा दिया, इसका मतलब उपोष्ण कटिबंध। और ध्रुवों के पास वाला जो क्षेत्र होगा उसका नाम उसके आगे भी उप लगा दिया, उपध्रुवीय होगा। अब चक्कर तो ओ पड़े जी का मतलब है, बात आई नहीं, एक कम हो गया, एक ज्यादा हो गया, कम हो गया, एक ज्यादा हो गया, तो यानी कौन सी उच्च वायुदाब की होगी, कौन सी निम्न वायुदाब की होगी, 18 की रोड़ो पड़े, 18 अपने रोड़ो जमा ही कौन पड़ेगा। फिर एक बात याद रखियो, एक बात याद रखता है, याद रह जाएगी, एक बात ये याद रखनी है कि जो 0 डिग्री वाला है ना, यहां पे भूमध्य रेखा वाला है,
इसमें सिर्फ हमने एक माइनस का निशान रख दिया, माइनस का निशान कह दीजिए या कम लिख दीजिए। एक शब्द तो याद रख लेगा कि भूमध्य रेखा जो क्षेत्र है बिम कम होगा, टाबर खेले करें को लेकर कम ज्यादा। तो अब इसका मतलब पहले कम आ गया तो अगली बार क्या होगा, ज्यादा, फिर अगली बार कम, फिर अगली बार ज्यादा। अब तो याद रह जाओ भूमध्य रेखा क्षेत्र हो तो आपने ये याद रह जाओ तापमान बोर्ड हो तो मतलब वायुदाब कम है, या सीधो एक रटो भी मार लियो कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में वायुदाब कम है। कम होगा तो अगली पेटी में आपकी क्या हो जाएगा, ज्यादा, फिर उससे अगली पेटी में कम, और फिर उससे अगली पेटी में ज्यादा। और पेटियों का नाम आपने याद रह जाए क्योंकि जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण के पास वाला होगा उसको उपोष्ण कहेंगे, और उसके बाद में ध्रुवों से पहले आ गए इसका मतलब उप ध्रुव आएगा, और लास्ट में ध्रुव आएगा। ये चार नाम याद रखना, यानी ये तो कॉमन हो गई बीच वाली, तीन उत्तर वाले में हो गए और तीन ही दक्षिण वाले, नाम सेम ही है, सिर्फ उत्तर और दक्षिण गोलार्ध का फर्क है। दो बात तो है यार। तीसरी बात आपसे पेपर के अंदर जो पूछी जाती है यहां से जो अपने को याद रखनी है वो डोलड्रम्स या शांत क्षेत्र, ठीक है। शांति जठ है या मान लियो कम होएगा नहीं, रूम के अंदर ही एक तो 10 20 30 हो रोड़ो ज्यादा माचे हो, इसका मतलब जीरो है, शून्य है। शून्य है इसका मतलब उस कमरे में क्या है भाई, कोई नहीं है तो कमरो आप ही तो बोल रहे हो, इसका मतलब वहां पर क्या होगी, शांति होगी। कोई ढोल ढाल कौन बजाओ, ढोल को नहीं बिया तो ढोल ड्रम है, लेकिन ढोल में थाने याद रखना खातर बता दी कमरे में कोई ढोल कौन बाजे जठे कोई नहीं है, इसका मतलब वहां पर शून्य है, जीरो है। तो 0 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र था उसको डोलड्रम्स या शांत कहते हैं। अब अगली अश्व अक्षांश घोड़ा याद रखना है, एक खातर एक शब्द याद रख लीजिए 30-35 डिग्री अक्षांश। अब कई दिमाग में ओ जी के वे फिर यहाँ भूल जावा का 8 तो थे तो लिख दियो, थारो तो रटड़ हो पहले थे तो कई दिन हो गया, 0-5 कर दियो, 8 30-35 कर दियो, 60-65 है भी मैं गोटा मारा की को नहीं गोटा मारा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 30 डिग्री की बात की जा रही है मोटे मोटे, किसी में 5 की जगह अगर 7 लिख देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 डिग्री आ गया, 0 में अगली देखोगा तो 30 शुरू हो गया, 30 हो गया लगभग, फिर अगली देखते हो तो 30 से 60 आ गया, और अगला देखते हो 60 से 80 आ गए तो 90 आओ बेरगी। तो इसका मतलब इनमें भी कोई ज्यादा चक्कर में डालने की जरूरत नहीं है। 2 शब्द याद रखना, 0 से 5 डिग्री वाला और 30 से 35 डिग्री वाला, और ये फिर 30 के बाद में दोनों कर दिए 60 में अगली 80। और इससे संबंधित तो आपके सामने ये 4 या 5 प्रश्न होंगे, वापिस मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। वायुदाब पेटियां कितनी है, 7 है, और 7 वायुदाब पेटियों में से तापमान के कारण कितनी बढ़ती है, 3 बढ़ती है। और ये भी पूछा जा सकता है 3 किसी होंगी, तो 3 थाना सीधी सी बात है, एक तो भूमध्य रेखाड़ी होगी और 2 ध्रुवाणी होगी। अब इसका मतलब गतिजन्य पेटियां कितनी, जो 7 में 3 निकाल दी तो आप बचेड़ की किसी होगी 4, इसका मतलब उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी होगी दोनों में, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, 4 ये पेटियां गतिजन्य होगी। अब यहां पर उपोष्ण कटिबंध वाली थी, अब इसमें दोनों में पृथ्वी का घूर्णन उपोष्ण कटिबंध में उपध्रुव में दोनों में लिख रखा है। गतिजन्य कह दीजिए, पृथ्वी का घूर्णन कह दीजिए, पृथ्वी का परिभ्रमण कह दीजिए, कोई शब्द कोई फर्क नहीं। इसमें क्या था कि 0 डिग्री वाली जो हवा थी वो 30 से 35 पर जाके नीचे उतरे में अवकलन बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरा शब्द लिख दिया वायु का अवकलन। और यहां वायु का दाब कम हो रहा है, इसका मतलब हवा ऊपर उठ रही है, तो मैंने शब्द लिख दिया वायु का फैलाव। इतनी बात तो ये याद रखिए। एक है इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब इसके बाद में एक प्रश्न है मैंने और लिखा था अंत के अंदर, हो सकता है कहीं पे हमसे पूछ लिया जाए, तो वो हमने लिखा था कि वायु दाब पेटियों के विस्थापन के कारण कौन से जलवायु प्रदेश का निर्माण होता है। आप जब जलवायु प्रदेशों की बात करते हो, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की बात करते हो, उष्ण कटिबंध की बात करते हो, या मानसूनी प्रदेश की बात करते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की बात करते हो, टेगा की बात करते हैं, टुंड्रा की बात करते हैं, इस प्रकार से, या सवाना प्रदेश की बात करते हो, जलवायु प्रदेशों के नाम पढ़ते हो, उनमें से ऐसे कौन से जलवायु प्रदेश हैं जिनका निर्माण वायु दाब पेटियों के विस्थापन के कारण, स्थानांतरण के कारण। विस्थापन या स्थानांतरण का मतलब हो गया कि ये पेटी जो 30-35 वाली थी ये मूव कर रही है, आप यूं कह सकते हो, इधर भी जाएगी, उत्तर की तरफ भी आएगी, दक्षिण की तरफ आएगी। तो इसके चक्कर में तो एक बार मैं आपको ज्यादा
खाना उड़ जाऊं को नहीं, क्योंकि जहां लेक्चरशिप वगैरह में होगी उसके अंदर तो हम और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वायु दाब पेटियों के विस्थापन के कारण जिस जलवायु प्रदेश का निर्माण होगा उसमें एक नंबर पे उत्तर याद रखना है रोम सागरीय या भूमध्य सागरीय। वायु दाब पेटियों के विस्थापन से उत्पन्न जलवायु प्रदेश। एक नंबर पे हम लिखेंगे भूमध्य सागरीय या यूं कह सकते हो जिसको रोम सागरीय भी कहते हैं, रोम सागरीय जलवायु प्रदेश। यहां पे ध्यान रखना कि कई बार भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखीय में फर्क होता है। भूमध्य रेखीय जो जलवायु पाई जाती है वो तो भूमध्य रेखा के आसपास है, यानी 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वहां पे। और ये जो भूमध्य सागरीय है ये आप देखते हो कि ये जो अफ्रीका का ऊपर वाला जो हिस्सा है जिस साइड में पश्चिमी एशिया आ गया, आगे यूरोप आ गया, यहाँ पर भूमध्य सागर है। और इस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, और ये तो होगी भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे अफ्रीका वाला जो हिस्सा आप ये देखते हो ये 0 डिग्री यहाँ बीचों बीच से जाती है, तो यहाँ ये तो होती है भूमध्य रेखीय। और 30 से 35 डिग्री, कितने 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ये जलवायु पाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर रहा हूं, यहां पर भूमध्य सागर है, इसका मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर में भी पाई जाती है और इन अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में जो दूसरे प्रदेश है वहां पर भी पाई जाती है। लेकिन आपको सिर्फ शब्द कितना याद रखना है यहाँ पर कि भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय जलवायु का निर्माण होता है वायुदाब पेटियों के विस्थापन के कारण, और ये जलवायु पाई जाती है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में। मैंने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। और महाद्वीप के किस भाग में? पश्चिमी भाग में। ये आप देख रहे हैं ना कि ये महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी तो है, तो महाद्वीपों के पश्चिम। एक तो इस जलवायु का निर्माण होता है, और दूसरा मानसून का नाम आपने खूब सुना होगा, तो मानसूनी जलवायु। कई बार पेपर के अंदर मैं ये बता देता हूं, दोनों में से यदि एक करवाए तो उस कंडीशन के अंदर आपको भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय उत्तर करना है, और दोनों ही ऑप्शन के अंदर अगर ए और बी अगर दोनों दे रखे हों कि भी दोनों होंगे तो फिर दोनों होंगे, इन दोनों में से एक का चयन करना है तो प्राथमिकता से हम इसका करेंगे भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय। तो इस टॉपिक के अंदर हमें इतनी बातें याद रखनी है, और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो भी अपने इसके ऊपर वापिस आपके साथ में चर्चा कर लेंगे।